अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 लेक्चर 119 स्टार्ट करते हैं जी। ये इंशाल्लाह आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसके तकरीबन 4 पार्ट्स होंगे, एक एक घंटे का ऑलमोस्ट। और उसके बाद फिर आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। कुछ ना कुछ चीज़ें फिर भी रह ही जाती हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में मॉक देने आएँ या किसी वक्त ऐसे मौके पे। नहीं तो लाइब्रेरी से एक दो बच्चों को पकड़ के तो घंटे डेढ़ 2 घंटे की अगर मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ी तो मैं अगले 2 वीक्स में किसी भी वक्त कर दूंगा। आपने उससे बॉदर नहीं करना। आज के बाद आपने अपनी दबादब तैयारी शुरू कर देनी है। 14 तारीख को आपका FAR 2 का मॉक है। तो आज क्या तारीख है? आज यकम है। तो आज आप चले नहीं पढ़ रहे तो कल के दिन से पढ़ाई शुरू कर दें प्रॉपर, क्योंकि ऑडिट सर एक दिन पहले ले आए हैं, 13 में ले आए हैं। तो जिनका ऑडिट साथ है फिर उनको ये 2 पेपर्स करने पड़ रहे होंगे। तो आपने इतनी खूब तैयारी करनी है कि जैसे ये आई कैप का पर्चा है भी ऐसे ही। कोशिश यही होती है मॉक के अंदर यही वाला मामला चले। अगर आप मॉक अच्छे से दे जाते हैं तो आपकी प्रॉपर एक रिवीजन और एक पेपर हो जाएगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपने दोबारा रिवीजन शुरू कर देनी, रिजल्ट आते रहेंगे, आपने फिर दबोदब शुरू हो जाना और फिर पेपर तक प्रॉपर एक और रिवीजन करनी। ये तो कम अज़ कम है। कुछ बच्चे 3 रिवीजन्स भी कर लेते हैं। बाकी एक रिवीजन तो जो पेपर नाइट से पहले होती है तसल्ली वाली, वो तो वैसे ही होती है। हर टॉपिक का आप एक सवाल देखते हैं, कोई एक आधा देख लिया सवाल, अच्छा ये फॉर्मेट है, कोई एडजस्टमेंट देख ली, तसल्ली के लिए थोड़ी थ्योरी देख ली। वो रिवीजन भी मैं एक रिवीजन मानता हूँ। लेकिन उसके अलावा 2 प्रॉपर आइडियली कम अज़ कम ये हों, एक मॉक से पहले, फिर मॉक दें, फिर एक मॉक के बाद, और फिर आई कैप में जाएँ। ठीक है, कम अज़ कम 2 रिवीजन इंशाल्लाह करेंगे ना। ये सारा जोर जो लगा, सारे आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दी, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि आपको पूरा एम्पल टाइम मिले। क्योंकि इस फरवरी के महीने में जितने दिन आपको आगे ड्रैग करें, तसल्ली आपको पता है हमारी नहीं होनी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जाओ जाओ अभी। फिर हो सकता है आप मॉक के वक्त आओ या मॉक से एक आधा दिन पहले या किसी वक्त में कोई ज़रूरी चीज़ ऐसी हुई तो मैं आपको बुला के किसी एक दो बच्चे को रिकॉर्ड कर दूंगा। यहाँ जो होंगे मैं मैसेज करवाऊँगा, जिसने आना हो मैसेज करवाऊँगा, आना होगा आ जाएंगे, ज़रूरत कोई नहीं है वैसे होनी, इंशाल्लाह पड़ जाएगी तो बुला लूँगा। ठीक है, अच्छा जी, आज हम ज़रा सवालों को ख़त्म करें। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ये IFRS 15 का सवाल था। 16 नंबर का ये सवाल था जिसमें उसने कहा था एक्सप्लेन करो अबव कॉन्ट्रैक्ट्स को कि उनको कैसे रिकॉर्ड करना है। और उसमें कहा था उसने कि जर्नल एंट्रीज़ और वर्किंग से सपोर्ट करना अपनी। तो हम कर ही वही लेते हैं, हम वर्किंग करते हैं, जर्नल एंट्रीज़ करते हैं, उसके बाद फिर उसकी अंग्रेज़ी थोड़ी सी लिख देंगे। ठीक है, अंग्रेज़ी यहीं से देख लेंगे, अंग्रेज़ी मैं नहीं लिखता। ठीक है, मैं को अंग्रेज़ हूँ, आपने लिखनी है, मेरा पर्चा पास है, मैंने लिख लिया अपने टाइम पे। तो VL इज़ अ वाटर प्योरिफिकेशन कंपनी दैट प्रोवाइड्स हार्डवेयर for water treatment, its installation services, and also provide hosting services for water quality monitoring software उन्होंने बनाया, उसकी hosting services भी देते हैं। allowing customer, यानी कि वो hosting service को सिस्टम उन्होंने दिया हुआ है जिसमें वो वाटर क्वालिटी को कहीं से भी बैठ के वो देख लेते हैं, यूजर्स होते हैं। बेसिकली ये 3 काम वो कर रहे हैं। हार्डवेयर नॉर्मली ये दे रहे हैं और वाटर फिल्ड ये इंस्टॉलेशन सर्विसेज दे रहे हैं और होस्टिंग सर्विसेज भी दे रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा आगे वो कहता है अच्छा जी सॉरी, वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर VL एंटर्ड इनटू 2 कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट 1 ऑन यकम फरवरी 24, ईयर एंड हमारा 30 जून 24 है। VL एंटर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट विद एप्सिलॉन वाटर फॉर टोटल प्राइस ऑफ, ये क्या है जी, ट्रांजैक्शन प्राइस। ठीक है जी, विच वॉज पेड इमीजिएटली, कैश पहले ही आ गया। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट VL विल प्रोवाइड स्पेसिफाइड हार्डवेयर, इंस्टॉलेशन सर्विसेज एंड होस्टिंग सर्विसेज। अब पहले मुझे बताओ, बड़े हो गए अब तो आप सारे सवाल पूछ के चला करो, क्या गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट है? डिस्टिंक्ट हैं, कहीं लिखा नहीं हुआ कि हार्डवेयर चल ही नहीं सकता इंस्टॉलेशन के बगैर, या वो बहुत मेजर इंस्टॉलेशन है अलग ही है, चल तो ज़ाहिर नहीं सकता इंस्टॉलेशन के बगैर, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ। और होस्टिंग सर्विसेज, ठीक है। आगे कहते हैं स्टैंड लोन प्राइसेस इनकी हैं 10, 2 और 1, यानी कि 13 मिलियन की स्टैंड लोन प्राइस थी और 10.5 मिलियन में दिया तो डिस्काउंट है। अब 3 POs हैं, उनको आपने ट्रांजेक्शन प्राइस एलोकेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड लोन प्राइसेस।
ईच एलिमेंट ऑफ पैकेज कैन बी परचेज इमीडिएटली विदाउट अफेक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ एनी अदर। यहाँ से आपको निशानी भी मिल गई कि ये डिस्टिंक्ट है, ठीक है जी। VL रेगुलरली सेल्स ईच एलिमेंट सेपरेटली, जनरली डज नॉट इंटीग्रेट गुड्स एंड सर्विसेज। वो बता रहा है बार बार बच्चों को निशानियाँ दे रहा है कि खुद से सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ कि कोई इंटीग्रेशन नहीं है, ये अलग अलग हैं, यानी 3 POs हैं। VL ने डिलीवर किया इस दिन हार्डवेयर, इस दिन इंस्टॉलेशन कंप्लीट की और इस दिन से ही सर्विसेज शुरू हो गई। तो बहुत आसान सवाल है भाई, ठीक है। तो जल्दी करना है इसको, अब ये 15 मिनट का टारगेट है, इस सवाल को पूरा करना है, ठीक है। बस इन्हें की मार्क करने आज मेरे। तो क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, 17 कैसे आ गया जी। ये हमारा ऑटम, ठीक है जी, ऑटम 24 है और इस सवाल का नाम क्या है? वैल्यू VL, ओके जी। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट है, हम वर्किंग करते हैं फिर एंट्रीज करते हैं, उसके बाद फिर अंग्रेजी जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। उसने बीच बीच में शायद किया हुआ है, लेकिन कोई मसला नहीं, आप इकट्ठी भी बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हार्डवेयर, उसके बाद इंस्टॉलेशन है और होस्टिंग सर्विसेज। ये वर्किंग मान है मेरी, उसने कहा था ना वर्किंग्स के साथ सपोर्ट करो, ये मेरी वर्किंग है, ठीक है जी। स्टैंड अलोन प्राइस उसने बताई हुई है कि नॉर्मली हार्डवेयर 10 का, इंस्टॉलेशन और सर्विसेज यानी टोटल 13 में ये काम कर देते हैं, लेकिन इनको इन्होंने 10.5 मिलियन में ये ऑफर किया है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। सवाल यहीं तक होता था, पहले दिन से देख रहे हैं। अब एलोकेट करो इसकी बेस पे ट्रांजैक्शन प्राइस को, 8.08। अब 2 डेसिमल तक चल लो, मिलियन हो तो 2 डेसिमल जी, 1.62.8, ठीक है जी। अच्छा, अब जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो किस दिन कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ो, कॉन्ट्रैक्ट पर, हाँ नहीं छोड़ो नहीं, यकम फरवरी पे एंटर हुए कॉन्ट्रैक्ट में और इमीडिएटली कैश आ गया। वो तो नो कैश नो डिलीवरी में मसला होता था, जब कैश आ जाए या डिलीवरी हो जाए फिर तो हमारी नॉर्मल अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। कैश आ गया, डिलीवरी नहीं हुई तो कैश आज लाइबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। डिलीवरी आ जाओगी, कैश नहीं आया तो रिसीवेबल है, रेवेन्यू बुक कर देते, वो तो नॉर्मल है। नो कैश नो डिलीवरी एक अब नॉर्मल सिनेरियो था, ठीक है। अच्छा, तो यकम फरवरी को कैश रिसीव कर लिया इन्होंने सारे का सारा। तो पहली एंट्री क्या होगी, यकम, किस दिन, यकम फरवरी 2024 और 30 जून 24 ईयर एंड है जी। इस दिन एंट्री पास करेंगे, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 10.5 से। उसके बाद किस दिन इन्होंने डिलीवर किया हार्डवेयर, यकम मार्च 24 पे। तो यकम मार्च 24 पर ये रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं हार्डवेयर का। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू हार्डवेयर का क्रेडिट, और ये वर्किंग से उठाया आपने 8.08। उसके बाद किस दिन इंस्टॉलेशन कर दी। इंस्टॉलेशन कैसा काम है, आहिस्ता आहिस्ता और होता है, नहीं इंस्टॉलेशन तो बस कर दी उन्होंने एट अ पॉइंट इन टाइम, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन किस दिन कंप्लीट हो गई, तो यकम अप्रैल को, 1 अप्रैल 24 पर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू ऑफ इंस्टॉलेशन क्रेडिट 1.62 का रेवेन्यू इस दिन रिकॉर्ड कर लेंगे। जबकि होस्टिंग सर्विसेज 1 साल के लिए देनी है, कितने गया, द होस्टिंग सर्विसेज आर टू बी प्रोवाइड ओवर 1 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 24। तो हमारा ईयर एंड है 30 जून 2022, तो अप्रैल मई जून कितने मंथ्स, तो 30 जून 2024 तक 3 महीने की सर्विसेज दे ली। एंट्री करोगे आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू ऑफ होस्टिंग सर्विसेज क्रेडिट, और इस 0.81 को पकड़ोगे, बराबर नहीं आ रहा तो कर दो यार 0.80 कर दो, कोई फर्क नहीं, इसको बैलेंसिंग निकाला करो, मैंने वैसे भी कहा था एंड पे, ठीक है ना।
और टाइम ज़ाया होता है, उसमें तो टाइम ज़ाया करते हो आप, इसको भी निकाल रहे हो। जब एंड आ गया तीसरे को फिर बैलेंस कर दो, ठीक है जी। अब इसको 3/12 करें, 0.2 का रेवेन्यू बुक करें। अब इसको आपने लिख देना है, ठीक है। ये वर्किंग वन और एंट्रीज कर दी। अब इसके ऊपर आपने थोड़ी सी कहानी लिखनी है। आपने कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट विद की ना सीधा एप्सिलॉन वाटर contains 3 separate performance obligations. The transaction price of 10.5 million will be allocated to each separate performance obligation on the basis of its standalone price, on the basis of their standalone price, and the revenue is recorded as follows. यूं कर दो, फिर लिखोगे revenue of hardware will be recorded on 1st March 24 when the control of hardware is transferred, while revenue of installation will be recorded on 1st April when the performance obligation is satisfied. However, the revenue of services is a performance, the services, hosting services are a performance obligation satisfied over time. Therefore, its revenue will be recorded over time, and a revenue of 0.2 million ब्रैकेट में ये वर्किंग का रेफरेंस देके will be recorded for the year ended 31 दिसंबर और 30 जून 2000। डन हो गया, ऐसे लिखना था। अब 8 नंबर थे इसके, 8 ये या जितने भी थे, कितने थे वैसे देख लेते हैं। 8, सुभान अल्लाह। एक्सप्लेनेशन और एंट्री के भी 4 मार्क्स, तो एंट्रीज के 4 मार्क्स हैं, 4 एंट्रीज हैं, 4 मार्क्स तो वहाँ से मिल गए आपको। और ये अंग्रेज़ी जो आपने लिखी है उसके सोल्यूशन आप खुद देख लेना, उसने इससे हटके को अंग्रेज़ी लिखी है जो यही लिखी हुई है जी। यही ज़्यादा बेहतर था जैसे हमने किया, बाकी कोई इतना फ़र्क नहीं, बीच बीच में किया हुआ, बस ये फ़र्क है। ये फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई, हमने वही बात अंग्रेजी में लिख दी, ठीक है। इतनी लंबी कहानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बीच बीच में भी आ रहा है, जैसे मैंने कहा बिल्कुल वैसे ही लिखें, सुकून से, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है। ऑन 30 जून 2024 VL डिलीवर्ड 400 यूनिट्स ऑफ वन ऑफ इट्स वाटर ट्रीटमेंट हार्डवेयर प्रोडक्ट टू जीटा एट 25,000 पर यूनिट। कोई यूनिट्स बेचे उन्होंने 400। जीटा इमीडिएटली पेड द अमाउंट, बदतमीज़, and obtain control upon delivery. Under the contract, Zeta is allowed to return unused units within, अब ये वर्किंग करते थे एक छोटी सी, बल्कि वहीं पे कर लेते हैं, डिलीवर्ड, सेल और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है जनाब, वर्किंग 2 आ गई। हम यूं लिखा करते थे, डिलीवर्ड, फिर सेल, फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। अब डिलीवर कितने किए, 400। अब अगली बात जो है वो सवाल में बताता था हमें, अगर इसका अपना एक्सपीरियंस है तो हम कहते थे कितनी उम्मीद है कि वो वापस आएंगे। लेट्स से वो कहता था कि जी इसमें से 50 वापस आ जाएंगे, तो हम कहते थे 50 को लायबिलिटी में रख लो, बाकी सेल बुक कर लो। और फिर जब रिसीव बैक होते थे तो उस वक्त एडजस्टमेंट करते थे। मतलब पढ़ा हुआ हो ना तो कोई मसला नहीं है। इस पर्चे के अंदर सबसे मुश्किल सवाल मेरे हिसाब से IAS 37 का एक पार्ट था, वो वारंटी वाला एक वो पार्ट, और उसके अलावा शायद सब उसके बाद मुश्किल सवाल था तो फाइनल अकाउंट्स का सवाल मुश्किल था वाला। बाकी आपके सामने आपने किए ही हैं अभी तक सवाल जितने भी किए हैं, ठीक है। MCQs हैं तो वो आसान, एक से बढ़ के एक आसान सवाल। कंसोलिडेशन का सिर्फ तरतीब से हट गया, रूटीन से हट गया, हटने पर आसान हो गया था, ज़्यादा आसान हो गया था। बाकी बेटा हर पर्चे के अंदर 2 से 3 सवाल अच्छे अटैम्प्ट हो जाएं तो बाकी इतने नंबर दे जाते हैं, आप आराम से पास हो जाएं। लेकिन ये पर्चा ऐसा नहीं था, ये तो अच्छे नंबर लेने वाला पर्चा था। चलें जी नेक्स्ट। अच्छा जी, एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट VL एस्टिमेटेड दैट 5% ऑफ यूनिट्स विल बी रिटर्न्ड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। आगे तो फिर उसने कॉस्ट बता दी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट से तो हम एंट्रीज करेंगे और यूजेस कर परपेचुअल सिस्टम यूज़ करता है, ठीक है। वो ना भी बोलता तो कॉस्ट देते तो हम करते हैं एंट्रीज। फिलहाल तो 5% उसे उम्मीद है कि वापस आने हैं, तो 400 का 5% कितना बनता है, 20। तो इसका मतलब 380 वो सेल कर सकता है। उसके बाद रिसीव्ड बैक, ये बाद में होता था, ये बाद में ही ना कर लें, पहले एंट्रीज कर लेते हैं। सेल की एडजस्टमेंट
प्लस माइनस देख लेंगे, सेल एडजस्टमेंट करते थे फिर, और इसको तो हमने रखा ही उल्टाने के लिए होता है, उल्टी कर देते थे। याद आई? वर्किंग फॉर्मेट भी वही है, ठीक है। अब इसको बाद में देखते हैं, पहले ज़रा किस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ बताओ? 1 जून 2024 को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पैसे उसने सारे ही दे दिए, तो कैश डेबिट कितने यूनिट्स? पूरे 400 यूनिट्स का 25,000 के हिसाब से। अब मिलियन में ही करो फिर इसको भी, अगर पिछला मिलियन में किया तो कितना? 1000 में कर लूँ उसको, फिर 10 ही लिखें फिर। अब कैश डेबिट 10 से, उसके बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें आप, या बल्कि हमने ये बाद में लिखना था यार, हमने ऐसे किया था, आपको याद होगा, हमने सारे पहले लिख लिए थे यूनिट्स। रेवेन्यू में लिखो 380, और बाकी क्या रखो? रिफंड लायबिलिटी लिखो, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लिखो। क्या लिखना है? रिफंड लिखना है। आपने रिफंड वही लिखो, वही मसला ही नहीं है। रिफंड लायबिलिटी भी तो इसी कॉन्ट्रैक्ट की ही लायबिलिटी है, लेकिन चलो आपके रट्टे पक्के हैं, तो रिफंड लायबिलिटी में 20 रख लो। अब ये करने के बाद, यूनिट्स लिखने के बाद, हम कहते होते थे हाँ जी कैश कितना उसने भेजा? 25,000, ये कैश वाली एंट्री है, तो यही 25,000 के हिसाब से रेवेन्यू बुक करो, और ये रिफंड करने पड़ सकते हैं लायबिलिटी बुक करो। अब मिलियन में आंसर बताओ। 10 और साथ ही अब वो इन्वेंट्री भेजने की एंट्री करो। उसने इसीलिए क्लियर किया कि भाई परपेचुअल सिस्टम है, डंडी ना मारना, एक ही एंट्री नहीं करनी कि मैं ना बोलूँ तो तुम कहोगे नहीं हमने दूसरी नीचे लिखा होगा आई हैव अज्यूम्ड दैट दे आर यूजिंग पीरियोडिक सिस्टम। मैं कॉस्ट की एंट्री नहीं करनी। उसने कहा ये शक मैं दूर कर दूँ, ठीक है, कि कॉस्ट दे रहा हूँ, परपेचुअल की एंट्रीज करवाना चाह रहा हूँ। तो इसी दिन गला बह गया मेरा, पापड़ा गया। 1 जून 2024 पर इन्वेंट्री क्रेडिट करो। सबसे पहले अपनी इन्वेंट्री इन हैंड क्या हो गई? इन्वेंट्री इन हैंड क्या हो गई जी? कितने से क्रेडिट? 400 यूनिट तो हमारे निकल कर गए। इसमें से सेल कितने हुए? तो मैंने कहा था जो सेल में आ रहे हैं वही कॉस्ट ऑफ, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दें हम। कितने जी? सॉरी 380, और बाकी इन्वेंट्री विद कस्टमर, ठीक है जी। तो इन्वेंट्री विद कस्टमर आ गई, तो ये 380 आ गए, और ये कितने पड़े हैं? 20। अब ये एंट्री किससे करनी है? कॉस्ट से। कॉस्ट 18,000 है, चलो जी 18,000, 18,000 और 18,000। जी बोले 6.84। 0.36 बेटा, ये एंट्रीज तो हुई है शायद सोल्यूशन में, तुसी कैलकुलेशन अगर कर लो तो ज़्यादा चंगा है। 7 पॉइंट कैलकुलेशन एक ही बच्चा करी जा रहा है, बस नहीं हुई है, करके भी आए हैं तो फिर भी कैलकुलेशन नहीं कर रहे जी। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद 1 महीने का एक्सपायरी टाइम भी आपको पता है 30 जून पे आ ही जाना है, हमारे साल में ही आ रहा है, वरना तो आप कहते जी बस मैंने कोई एंट्री नहीं करनी। तो उसने इसीलिए 1 जून पे करवाया ये काम। और फिर कहता है 29 जून जीटा ने 25 यूनिट्स वापस कर दिए, और रिफंड कर दिया हमने फुल इन यूनिट्स का। करना ही था, वादा किया हुआ था। तो रिसीव्ड बैक कितने हो गए? 25। इसको तो आप एज इट इज उल्टा दोगे। अब सोचा था 20 आएंगे, आ गए 25, तो सेल ज़्यादा बुक हो गई थी, सेल को 5 से क्या कर दो? कम। आपकी वर्किंग है, तीर शीर लगा के किया करो जैसे सिखाई थी। सेल को क्या करना है? 5 से। तो अब रिसेंट टाइम का सवाल करा रहा हूँ मैं, आप खुद ही कर आए थे, पर्चा तो सारे ही करवाने हैं आपको। अब कोई एक आधा सवाल बीच में अगर गड़बड़ हो भी जाए तो 100 में से 30 नंबर भी गड़बड़ हो जाए तो मसला कोई नहीं, इसमें तो उतने भी नहीं बनते मिल मिलाकर। बी कॉन्फिडेंट, बस कॉन्फिडेंस ना लूज़ करना। पर्चा देख के एक बार ऐसे ही लगता है कि पता नहीं कुछ नहीं आता, लेकिन सब कुछ आता होता है। तो 30 जून 2024 पर सेल को क्या करना है? कम। अब तरतीब ये बताई थी आपको कि सबसे पहले इस रिफंड लायबिलिटी को उल्टा दो, ऐसा ही है। तो रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट हुआ पड़ा है ना, उसको डेबिट करो। जैसे यहाँ पे रिफंड लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को, सॉरी रिफंड लायबिलिटी लिखना था, सिर्फ लायबिलिटी लिखनी।
तो रिफंड लायबिलिटी को उल्टा दें जी, 20 इंटू, वैसे ये लिखने की ज़रूरत तो नहीं थी, टाइम बचाओ, रिफंड लायबिलिटी को उल्टाओ पॉइंट, ठीक है। अब सेल को क्या करना है, एडजस्ट, सेल क्या करना है, एडजस्टमेंट क्या है, बढ़ाना है या कम करना है, कम करना है, तो सेल क्रेडिट या डेबिट, सेल डेबिट हो गई, रेवेन्यू डेबिट हो गया, रेवेन्यू को डेबिट करो कितने यूनिट्स के साथ, 5 यूनिट्स के साथ। असल में तो यही हुआ है कि 20, चलो लिख देता हूँ, 20 यूनिट्स तो आपने रिफंड देने का सोचा हुआ था वो ख़त्म कर दिया, लेकिन ये 5 जो रेवेन्यू ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ था इसको भी रिवर्स कराओ जी, 0.125, और कैश पे कर दिया आपने कस्टमर को कितना, 25 का, और ये बन गया 0.625 को मसला। दूसरा काम क्या करना है जी, मैंने कहा था दूसरा काम है, इस इन्वेंट्री विद कस्टमर को अब उल्टाओ, इसी दिन ये एंट्री भी हो रही है 30 जून 2024 पर। अब इन्वेंट्री विद कस्टमर डेबिट पे पड़ी है, उसको उल्टाने के लिए क्या करोगे, तो इन्वेंट्री विद कस्टमर कितने से उल्टा दो जी, 20 से। अब सेल डेबिट हो रही है यानी कम हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ सेल को भी कम करो, कॉस्ट ऑफ सेल कम करने का मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितने से क्रेडिट कर दिया आपने, 5 से, और ये 25 यूनिट्स अब आपके पास आके आपके सीने पे मूंग दलने लग गए हैं, इन्वेंट्री इन हैंड हो गई है, ये इन्वेंट्री इन हैंड कितना जी, 25, 18,000 और 18,000 जी बोले, 0.45, 0.36, सही हो गया जी। अब इसकी अंग्रेजी थोड़ी सी मार देनी थी आपने, तो आपने लिख लेना था कि सेल विद राइट ऑफ रिटर्न इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रिकॉर्डेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ, ऐसे मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, ऑफ द एस्टीमेट which seller has, therefore the sale revenue of 380 units amounting to, आगे 9.5 मिलियन लिख कर ब्रैकेट में ये शो करते जाना, ठीक है। ये ब्रैकेट नहीं, वर्किंग का भी रेफरेंस देते जो, बल्कि वर्किंग कर दी, ब्रैकेट में क्यों वर्किंग करनी, ये वर्किंग का ही रेफरेंस है। तो से द रेवेन्यू अमाउंटिंग टू 9.5 million shall be recorded and 0.5 million shall be recorded as a refund liability. And as the company is using perpetual system, कॉस्ट की एंट्री बतानी है ना, ठीक है। इन्वेंट्री इन हैंड विल बी credited with all cost of all 400 units and cost of sale is debited with 6.84, while the 20 units cost will be recorded as our inventory in customers hand. और फिर 30 जून पे आपने कहना है कि at the expiry of 1 month the actual returned units are 25, which is more than our estimate, therefore our revenue will be adjusted with an amount of 0.125 and we will refund the amount of 0.625. और इसको भी ऐसी अंग्रेजी में अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर देना, एंट्रीज की वजह से तो आसानी कर दी थी उसने, ठीक है। ओके, बारह उसका सलूशन भी एक बार देख लेना। डन हो गया जी। एट भी डन हो गया। अब ये 7 हमने करना है, लेकिन अब सारा कुछ अगर इकट्ठा ही कर दिया ना तो बोर काम फिर कब करेंगे। चलो हाँ ना, चलो MCQs करा देता हूँ, उसके बाद IFRS 15 करते हैं थोड़ी देर, ठीक है।
वो असल में वो बोर लग रहा है ना, आजकल नया नया कर चल रहा था, तो जो पुरानी चीज़ पे जाते हैं वो फिर एकदम से ऐसे, ठीक है। IFRS 15 कभी भी ख़त्म नहीं होता, इसको बस ख़त्म कर दिया जाता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता। मतलब क्या करे बंदा, कोई ना कोई दिल में और बात आ जाती है। वैसे अभी तो रहते भी हैं कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो मैंने कहा था पढ़ लें, पर आप नहीं माने थे। पहले मेरे ख्याल में वही कर लेते हैं, ठीक है यार, पहले वही करते हैं। नहीं कराऊंगा, थोड़ी देर और, फिर उसके बाद जैसे ही मुझे लगेगा कि नहीं थोड़ा कम डाउन जा रहे हैं, फिर वापस आ जाना है, ठीक है। हम कहाँ पे थे, तरतीब से चलेंगे, जल्दी से देख के गुजरेंगे, कुछ रह ना गया हो ना। पहले ही पेन, अच्छा अब ये तो एंट्री है, शाम का बोला था लेकिन शाम, आज वाली शाम आ रही है, चलो खैर ये कर लेते हैं, फिर यहीं पे ही कर लेते हैं यार एंट्री। कभी 104 क्या, कभी 1 भी था सिर्फ, ये आगे तो सारा कुछ बाद में ही लगा, कभी 1 भी था। वो जब पूरी क्लास होती थी, फिर रिज़ल्ट के बाद 60-70% कम हो गए, नहीं बल्कि थोड़े कम हुए थे, लेकिन आजकल तो बस सारे टिकटें लेके घरों को रवाना हो चुके हैं। अच्छा जी, ये मैंने क्या किया, इसको नीचे ही रखें क्योंकि सवाल तो ऊपर पड़ा है। जी बच्चों, हैंडसेट एग्जाम्पल है, ये हैंडसेट एग्जाम्पल तो आपको माशाल्लाह से याद है तकरीबन, फिर भी पढ़ता हूँ। यकम जनवरी पे, वो बचपन की बात है, पहले दिन का शायद दूसरे दिन का होमवर्क था ये एग्जाम्पल। ओए होए होए, IFRS 15 के बचपन की बात है, वैसे तो आपके 55 की बात है। On Yekam January 14, Umar enters into a 12-month pay monthly contract for a mobile. The contract is with Mobilink and terms are Umar will receive free handset on Yekam January 14. Umar pays a monthly fee of 200, which includes unlimited free minutes. Umar is billed on last day of month and he pays on 5th of next month. Customer may purchase handset from Mobilink for 500 without payment plan and may enter into payment plan without handset, in which case 175 पर मंथ आएगा। अब जल्दी से बताओ, चलो अब पता है मुझे नीचे वर्किंग हुई पड़ी, लेकिन जल्दी से ये भी कारी दो, जल्दी से मुझे बताओ कितनी पीओज हैं इसमें। एक मोबाइल है और दूसरा सर्विसेज है। स्टैंड अलोन प्राइसेस उसने दी हैं कि मोबाइल अगर अकेला कोई खरीदे तो 500 का ले जाए और सर्विसेज हो तो 175 पर मंथ है, और उसने 12 मंथ पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इसका मतलब मोबाइल 500 का और सर्विसेज जो है वो 175 इंटू 12 कितना बनता है, 2100, ठीक है जी। तो ये जनाब आपकी स्टैंड अलोन प्राइस हो गई, टोटल कितनी बनती है जी, 2600। अब उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उमर ने, वो कॉन्ट्रैक्ट मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो बिलिंग मंथली है ना, पे 12 मंथ पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें उमर मंथली फ़ी कितनी पे कर रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन प्राइस नहीं थी, ये तो मंथली है, इसको 12 से करें तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की आएगी, ठीक है। तो एक उमर है, एक उमर है, ये को 10 उमर नहीं थे, वरना फिर भी हम एक का ही काम करके एंड पे 10 करते होते थे, याद है ना। तो 200 इंटू 12 किया तो ये ट्रांजैक्शन प्राइस आ गई 2400, ठीक है। अब 2600 से 2400 वाला मामला आ गया ना। अब एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस आपको चाहिए 460 और बैलेंसिंग निकालो 19, ठीक है जी। अच्छा, अब एंट्रीज इसकी रह गई थी यकम जनवरी को। अब मोबिलिंक ने एंट्रीज करनी है, सेलर मोबिलिंक है, ठीक है। यकम जनवरी को मोबिलिंक ने मोबाइल दे देना है, तो मोबिलिंक ने मोबाइल का रेवेन्यू तो रिकॉर्ड करना है, क्या ख्याल है। तो रेवेन्यू ऑफ मोबाइल इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, कितना 462, लेकिन डेबिट कुछ भी नहीं हुआ, कैश तो आया नहीं, कैश तो महीने बाद आना है। अब क्या करें, रिसीवेबल बुक कर ले, रिसीवेबल बुक कर ले, रिसीवेबल बुक नहीं कर सकता। याद है वो एग्जाम्पल 6 जिसमें मैंने कहा था कि काम तो कर लिया है थोड़ा ज़्यादा,
लेकिन अभी जो पैसे कम आए हैं तो बाकी को आप रिसीवेबल नहीं कह सकते, क्योंकि कंडीशन है एक छुपी हुई कंडीशन क्या है कि अगले साल भी काम करके बिल्डिंग कंप्लीट करेगा तो बाकी प्रोग्रेस पेमेंट आएगी। तो बेटा जी यहाँ पे भी मोबाइल के पैसे उसको तो हमने नहीं बताया कि तुम्हें हमने 500 रुपये का मोबाइल दिया है या 462 का कैले मोबाइल दिया है। उसको तो क्या कहा है, मोबाइल फ्री है भाई, फ्री है, मोबाइल फ्री है और हर महीने का बिल आएगा 200 रुपये। मतलब उमर के सामने तो कहानी ये है, उमर के सामने तो कहानी ये है कि उसको मोबाइल मुफ्त मिल गया है और उसने हर महीने 200 का बिल देना है और 12 महीने बाद मोबाइल उसका हो जाएगा और 12 महीने सर्विस भी लेगा। इसका मतलब अगर मोबिलिंक ने मोबाइल का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए शर्त, मोबाइल के पैसे कैसे मिलेंगे? ये 462 क्या उमर ने कभी भी देना है इसको? कभी भी नहीं देना। उमर ने तो हर महीने बिल 200 रुपये का उसको जाना है, वो पे करना है। इसका मतलब मोबाइल के पैसे सिर्फ उस सूरत में रिसीव होंगे अगर मोबिलिंग सर्विस देगा। एक महीने की सर्विस दे लेगा तो जो 200 रुपये आएंगे वो 200 रुपये में कुछ मोबाइल के भी होंगे और कुछ रिसीवेबल बनेगा। तब 462, जब एक महीने की सर्विस दे ली ना तो ये 462 का 1/12 ये रिसीवेबल तब बनेगा। नहीं, आ नहीं ना जाएगा, क्योंकि वो बिल करते हैं लास्ट डे पर और फिर 5 दिन बाद वो पैसे आते हैं। तो जो बिल लग के जाएगा, इसको 200 नजर आ रहा है, उसके बीच में हमारी कहानी, ये मोबिलिंग की कहानी है, ठीक है। तो इसलिए ये अनकंडीशनल राइट अभी नहीं है, ये कंडीशनल है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन है सर्विस दोगे तो बिल भेजोगे, बिल भेजोगे तो मोबाइल के पैसे भी तभी रिकवर होंगे, वरना नहीं होंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट ये इसलिए उस वक्त छोड़ दिया था, अगर रिसीवेबल ही करना होता तो आपको थोड़ा बहुत समझा बुझा के एंट्री हो सकती थी, आप कर सकते थे। ये इसलिए छोड़ दी थी कि उस वक्त तक हमने कॉन्ट्रैक्ट एसेट का नाम इस बला को नहीं पढ़ा हुआ था, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा जी? उसके बाद 31 जनवरी पर मोबिलिंक वाले बिल भेजेंगे। बिल 200 रुपये का होगा। अब वो जो बिल है 200 रुपये का, वो रिसीवेबल है, उसके साथ कोई कंडीशन नहीं अटैच्ड, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट एसेट कुछ क्रेडिट हुआ है, अब वो मुझे नहीं पता कितना हुआ है, वैसे कर सकते हैं वो भी, लेकिन ज़्यादा आसान तरीका क्या है? रेवेन्यू सर्विसेज का रिकॉर्ड करो। अब वो रेवेन्यू सर्विसेज का कितना आना है जी? रेवेन्यू सर्विसेज का कितना आना है जी? 1938 है। 1938 जो है वो पूरे साल का था, तो एक महीना उसमें से सर्विस दे ली है, तो 1/12 करो जी, तो 162 कर लें इसको। बाकी एंड पे अगर पूरा करोगे ना 12 महीने, तो फिर शायद थोड़ा सा एंड पे जाके राउंडिंग करनी पड़े इस वजह से, वरना 161.5 से चलोगे फिर एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है। कहीं राउंडिंग नहीं करो फिर तो एग्जैक्ट हो ही जाना है। तो बैलेंसिंग आप कॉन्ट्रैक्ट एसेट में क्रेडिट कर दो, कितना? 38। अब ये अगर 462 को भी डिवाइड बाय 12 कर दो ना तो यही आता है। मतलब असल में 462 मोबाइल वाला भी इन्होंने हर बिल के अंदर छुपा के लेना है, उसको तो फ्री मोबाइल दिया है हमने। उमर रिसीव्स अ फ्री हैंडसेट उसको कह रहे हैं फ्री है, लेकिन फ्री की दुनिया नहीं है, अब उसको तो फ्री लग रहा है, लेकिन उनके अंदर खाते ये चल रहा है सारा मामला, ठीक है। तो ये जनाब, अच्छा उसके बाद फिर 5 फरवरी को फिफ्थ डे कह रहा है ना वो, बोलो, उमर आके बिल पे करेगा, वरना उमर का फिर मोबाइल पता है आपको बंद हो जाएगा, बिल ना पे किया तो कैश डेबिट रिसीवेबल। क्योंकि इस अब 200 में सिर्फ आपने वक्त का इंतज़ार करना है कि 5 दिन गुजरे, उसके ऊपर ड्यू डेट डाली थी तो वो लेकर आ जाए। ऐसे ही हर महीने जो बिल पड़ेगा उसकी एंट्री ये होगी, 200 का बिल डलेगा, उसमें कुछ सर्विसेज का रेवेन्यू और कुछ, और करते करते ये मोबाइल के पैसे भी रिकवर कर लेंगे और सर्विस के भी, ठीक है। चल अच्छा जी, अब इधर से आगे चलें तो देखते आना जरा आराम आराम से, हैं? नहीं, इधर से आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। 11 12 वो मैं उसको दे दूंगा आपको, किसी हैंड आउट भेज दूंगा, एक आसान सी बनी हुई है, ठीक है। आपने पढ़ ली थी वैसे जी। पिक्चर 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 की ज़रूरत नहीं थी वैसे, ये ऐसे ही हुए हैं इधर एंट्री से बाय द वे, लेकिन फिर भी अगर आपका दिल करे तो जी। अच्छा, डेटर 200 से कैसे पता लगेगा?
बेटा जी इसने लिखा हुआ है उमर पेज अ मंथली फीस ऑफ 200 विच इंक्लूड्स ब्ला ब्ला ब्ला। उमर पेज अ मंथली फीस। अब वो कहता है उमर इज बिल्ड ऑन लास्ट डे ऑफ मंथ। तो 31 जनवरी जब आएगा तो उमर को कितने का बिल जाएगा? क्या वो 200 आ गया? वो कब पे करेगा? वो ही पेज द बिल ऑन 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब 31 जनवरी की शाम को कौन सी कंडीशन रह गई है इस 200 की मद में जो पूरी करनी है मोबिलिंग ने? कोई कंडीशन नहीं रहेगी। 1 महीने की सर्विस दे ली ना, अब उसको तो यही कहा है तुम्हें 200 रुपये का बिल आएगा 1 महीने का, तो इस 200 के रिसीवर के साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं है। वो तो अंदर खाते हमें पता है कि हमने मोबाइल जो मुफ्त में दिया था तो उसका रिसीवेबल इसी तरीके से रिकवर होना है। मोबाइल के पैसे ऐसे ही रिकवर होने हैं कि इसको 12 महीने की सर्विस दे के 2400 रुपये से मारें, उसमें कुछ फिर मोबाइल के भी आ जाएंगे और कुछ नहीं। समझ आ रही है बात? सही है। अच्छा जी, स्टेप 2 है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। जल्दी से गुजारें ज़रा, ढेर सारे सवाल हैं, आगे आए, इसको छोड़ें। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये पेंडिंग है। इसके लिए मैं आपको, यार ये कोई अहमद को लिख के बता देगा, ठीक है। एग्जाम्पल 11 पेज 447 का मैंने हैंड आउट देना है, उसमें सोल्यूशन जो है ना ज़रा सिंप्लीफाइड सोल्यूशन होगा, सिर्फ डिस्कशन है, एक बार पढ़ना है इसको, सिर्फ एक बार आप यहाँ से रीड ऑनली कर लेना, फिर जो सोल्यूशन मैं आपको हैंड आउट में दूंगा, भिजवा दूंगा, उसमें ना आपने सिर्फ उसको वहाँ से भी रीड कर लें। वो ज़रा आसान तरीके से लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही है। सॉफ्टवेयर कंपनी है, सर्विसेज दे रही है, इंस्टॉलेशन की भी हो, बस थोड़ा सा ध्यान से ज़रा पढ़ने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये ज़रा लिख लो, ये अहमद को बताना है कि मुझे याद कराएगा, आज रात को फिर ये चीज़ें भेजूँगा। हाँ, ये पेज थोड़ा सा रहता है बस। जी बच्चों, स्टेप 5 है रिकॉर्ड करो रेवेन्यू व्हेन और एज एंटिटी सेटिस्फाइज परफॉर्मेंस। एंटी शैल रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन द एंटिटी सेटिस्फाइज ऑब्लिगेशन बाय ट्रांसफरिंग प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज एन एसेट इज ट्रांसफर्ड व्हेन। छोड़ो इसको, ये चलो पहली लाइन रख लो, अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल ही क्रॉस कर देना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जब गुड सर्विसेज कस्टमर को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है जी, टू कस्टमर, बस बाकी छोड़ो। मतलब वही लिखा हुआ है। अच्छा चलो 1 मिनट, वैसे पता है कहानी क्या होनी है? कहानी ये होनी जो मैंने आपको कहीं पे पहले बताई भी थी कि आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है जब आपने पीओ सेटिस्फाई करनी है, और पीओ सेटिस्फाई कब होती है? जब आप कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, पढ़ लो फिर। एन एसेट इज ट्रांसफर्ड व्हेन कस्टमर ऑब्टेन्स द कंट्रोल। गुड सर्विसेज आर एसेट व्हेन इट ओनली कंट्रोल व्हेन evaluating whether काट दो जी ये पैरा। अच्छा, फिर स्टैंडर्ड ने ना कंट्रोल के ट्रांसफ़र होने के कुछ जो है ना वो सिम्टम्स बताए हैं, कुछ निशानियां बताई हैं। स्टैंडर्ड कहता है कि कुछ ऐसे काम हैं कि अगर वो नज़र आए ना होते हुए तो ये एक निशानी अकल वालों के लिए कि कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है। इफ़ अ परफॉर्मेंस, अच्छा व्हेन व्हाट आर द इंडिकेटर्स व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड? इफ़ अ परफॉर्मेंस इज नॉट सेटिस्फाइड ओवर टाइम एंड सेटिस्फाइज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। हमने अभी तक जो पढ़े थे कंट्रोल ट्रांसफ़र होने का, ओवर टाइम वाला मसला ही था ना, उसके अंदर हमने वो रूल पढ़ा था, ये अगर पीओ ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है
तो कंट्रोल ट्रांसफ़र कब होगा? अगर तो साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम वाला चक्कर है तो साथ साथ हो रहा है ओवर टाइम। अगर अपनी प्रेमिसेस पे तब भी कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है, और अगर स्पेशल है बाकी सारी बात तो भी कंट्रोल, तो कंट्रोल का ही मसला है। तो अगर ओवर टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है तो फिर तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है, वो कैसे डिटरमिन करते हैं ये हमने पढ़ लिया था। लेकिन एट अ पॉइंट इन टाइम अगर कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसकी कोई मोटी मोटी निशानियाँ क्या हैं, वो असल में यहाँ पे लिखी हुई थी कि इफ़ अ परफॉर्मेंस इज़ नॉट सेटिस्फाइड ओवर टाइम, ये यूँ नहीं पढ़ते, मैं यूँ पढ़ता हूँ, इफ़ अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज़ सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम, ये ज़रा अच्छा हो गया ना जुमला, तो यूँ काट के लिख देते हैं। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर ओवर टाइम नहीं है तो इन टाइम है मैं सिर्फ वही कर देता हूँ कि इफ अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम, ठीक है जी, तो टू डिटरमिन if a performance obligation is satisfied over time, to determine the point in time at which customer obtain control, the entity shall consider requirement for control। अच्छा जी, बड़ी गल है, अजीब सी बात है, छोड़ो। अब भाई निशानी है, उसने कहा कि इन एडिशन एंटिटी शैल कंसिडर इंडिकेटर्स ऑफ, पहली बात तो ये कहता है कि जी अगर किसी पॉइंट में डिटरमिन करना है तो आप ये देखो कि कब कंट्रोल वो जो है वो असल में वो कब कंट्रोल उसके पास चला गया, ये आपको डिटरमिन करना पड़ेगा खुद, ठीक है। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स भी हैं जो कि जिन मतलब कुछ इंडिकेटर्स हैं ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी हो सकते हैं। वो क्या है कि एंटिटी के पास यानी सेलर के पास राइट टू पेमेंट फॉर एसेट आ गया है। आपने कोई चीज़ बेची है तो आपके पास सेलर के पास राइट टू पेमेंट यानी पैसे रिसीव करने का कब हक बनता है? जब नॉर्मली सेलर कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देता है, सादा बात। या कस्टमर के नाम पे ट्रांसफ़र हो गया एसेट, निशानी है कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है। या कस्टमर के पास फिजिकल पोजेशन, एक्सेप्शन नहीं पढ़नी अभी, ठीक है। या कस्टमर हैज सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप, या कस्टमर हैज एक्सेप्टेड द एसेट। तो ये 5 चीज़ें अगर वो कभी पूछ ले ना पर्चे में कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम, तो आपने ये सिचुएशन वाली साइड लिखनी है कि सेलर हैज़ राइट टू पेमेंट, कस्टमर हैज़ लीगल टाइटल, कस्टमर हैज़ फिजिकल पोजेशन, कस्टमर हैज़ सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, कस्टमर हैज़ एक्सेप्टेड द एसेट। इतना काफ़ी है। अच्छा, बीच में कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे बिल एंड होल्ड अभी पढ़ाता हूँ, ठीक है, उसको छोड़ो ज़रा, उससे आसान करता हूँ। बिल एंड होल्ड तो अभी करना है ना, वो रहता था। सेल ऑन रिटर्न बेसिस जो था, इसमें क्या था, अभी सवाल किया है हमने फिजिकल पोजेशन तो 400 यूनिट्स का ट्रांसफ़र किया, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, कंट्रोल सिर्फ कितनों का ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि बाकी वापस आ सकते हैं ना। तो इसलिए फिजिकल पोजेशन ट्रांसफ़र हो जाए लेकिन कंट्रोल ट्रांसफ़र ना हो, इसकी कोई एक्सेप्शन है। इसकी एक्सेप्शन है इसको कहते हैं कंसाइनमेंट सेल। असल में अंग्रेजी नाम इसका ना, सेल विद राइट टू रिटर्न जो होता है ना, इसका अंग्रेजी नाम क्या है? कंसाइनमेंट सेल्स, ठीक है। तो ये पढ़ो, समटाइम्स एन एंटिटी ट्रांसफर फिजिकल पोजेशन टू कस्टमर बट सेल इज नॉट रिकॉर्डेड, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कंसाइनमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। और दूसरा क्या है, समटाइम एंटिटी डज नॉट ट्रांसफर फिजिकल पोजेशन। अब ये मैंने भी पढ़ाया नहीं इसलिए इसको ज़रा देख लेते हैं अभी, फिर यहाँ से आके पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, वो है सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। लीज, जैसे आपने देखा तो लीज में एसेट तो बैंक के नाम होता है, क्योंकि बैंक अपनी इंस्टॉलमेंट्स को सिक्योर करना चाह रहा होता है, तो एसेट तो बैंक के नाम होता है। अब लीगल टाइटल कस्टमर को ट्रांसफ़र हुआ है? नहीं हुआ, लेकिन कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया। ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यानी एक्सेप्शन उलट है। लीगल टाइटल ट्रांसफ़र हो गया, कंट्रोल नहीं हुआ, इसकी एक्सेप्शन क्या है? लीज, सेल ऑन इंस्टॉलमेंट, किस्तों पे चीज़ें देना। लीगल टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हुआ, कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया है, ये क्या है? किस्तों वाली सेल। दूसरे केस में फिजिकल पोजेशन ट्रांसफ़र हो गया है, कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ये उलट है। इसमें क्या है? एक सेल ऑन रिटर्न बेसिस है और दूसरा है बिल एंड होल्ड, वो भी पढ़ाना है आपको।
अब आपने जब पर्चे में लिखना है, ये तो भी समझ आ जाएगी एग्जाम्पल्स, ये तो आपने पहले पढ़ लिया था, ये बड़ी सादा सी बात है। बात सुनो, पर्चे में ऐसे लिखोगे, वो कहे ना इंडिकेटर्स 2 3 4 नंबर का आ जाता है, तो ये नहीं कि सिर्फ आप ये साइड लिख दो, इस तरह से लिखना है कि एंटिटी हैज प्रेजेंट राइट ऑफ पेमेंट, प्रेजेंट छोड़ो, एंटिटी हैज राइट टू पेमेंट फॉर एसेट, कस्टमर हैज लीगल टाइटल एक्सेप्ट सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, कस्टमर हैज फिजिकल पोजेशन एक्सेप्ट बिल एंड होल्ड। ठीक है, बिल एंड होल्ड में फिजिकल पोजेशन होता है, लेकिन सॉरी फिजिकल पोजेशन नहीं होता, वो अजीब सी बात है, जरा सेल ऑन रिटर्न बेसिस चल रहा है तो इसलिए वो पढ़ा नहीं है ना, वो भी आगे आ रहा है, वो जो मैंने आपको कहा था। तो कंसाइनमेंट सेल क्या है, जरा पढ़ लें यहाँ पे, व्हेन एन एंटिटी डिलीवर्स अ प्रोडक्ट टू अनदर पार्टी फॉर सेल द एंटिटी शैल रिकग्नाइज रेवेन्यू अपॉन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टू। अच्छा, वो कहता है कंसाइनमेंट सेल क्या है कि अगर होंडा ने डिलीवर किए हैं प्रोडक्ट्स टू अनदर पार्टी, यानी कि होंडा वालों ने शोरूम पे गाड़ी जो भिजवाई होती है वो शोरूम वालों को बेची तो नहीं होती, शोरूम वाले आगे बेचते हैं। जैसे शोरूम वालों ने आगे सर आसिफ को गाड़ी बेच दी, सर आसिफ ने जो गाड़ी खरीदी तो सर आसिफ ने पैसे जो देने हैं उसका जो पीओ बनाते हैं वो होंडा के नाम का होता है, शोरूम के नाम का नहीं होता। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि एंटिटी जो है वो सेल उस दिन बुक करेगी जिस दिन सर आसिफ को गाड़ी मिल जाएगी, ना कि जिस दिन उन्होंने ये कंसाइनमेंट सेल कहलाती है। यानी कि वो तो दरमियान में थोड़े देर के लिए रख के बैठा हुआ अपना कमीशन लेता है, असल में तो सेल तब रिकॉर्ड होगी जब एंड कस्टमर को बिकनी है। ठीक है, बहरहाल इस कंट्रोल वाली निशानियों को ऐसे बोलना है आपने, कैसे, जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, पहले वो कर लेते हैं, फिर वो एक्सेप्शन को ना, इस वाली एक्सेप्शन को बाद में देखते हैं, ये फिर मैं अलग से समझाता हूँ बड़े आराम से। अब आपको लिखने के लिए आ गया तो मैं बता रहा हूँ कैसे लिखोगे। आप यूँ बोलोगे, एंटिटी हैज़, सेलर हैज़ राइट टू पेमेंट, कस्टमर हैज़ लीगल टाइटल एक्सेप्ट सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, एक्सेप्ट सेल ऑन, कस्टमर हैज़ फिजिकल पोजेशन, फिजिकल पोजेशन कस्टमर के पास है, एक्सेप्ट बिल एंड होल्ड, एक्सेप्ट बिल एंड होल्ड। ठीक है, वो कंसाइनमेंट सेल को छोड़ो। ठीक है, एक्सेप्ट बिल एंड होल्ड। और तीसरी चीज़ थी कस्टमर हैज़ सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। चौथी पांचवी चीज़ कस्टमर हैज़ एक्सेप्टेड द एसेट। ठीक है, इस तरह से लिखना है आपने। ओके, अच्छा, अब कंसाइनमेंट सेल में क्या आया जी, कंसाइनमेंट सेल में वो कह रहा है कि फिजिकल पोजेशन तो ट्रांसफ़र कर दिया आपने, होंडा ने। कंसाइनमेंट सेल, सेल ऑन रिटर्न, सेल विद राइट टू रिटर्न अलग ही रखो। ठीक है, ये इसने अलग से कहा होगा, अलग ही रखो इसको। होंडा ने चीज़ें डीलर को, गाड़ियाँ, ये कार्स हैं, ये कार जा रही है किधर, होंडा से। ये कार थोड़ी सी ओहो अच्छी भली कार थी, देखा ना, नाशुक्री की। ये कार जा रही है होंडा से डीलर की तरफ, तो जिस दिन ये कार डीलर की तरफ गई कोई सेल बुक नहीं होगी, बल्कि होंडा क्या कहेगा, आर इन्वेंट्री एट फलां डीलर, आर इन्वेंट्री विद डीलर, यानी हमारी इन्वेंट्री डीलर के पास पड़ी हुई है। फिर जिस दिन डीलर से सर आसिफ को गाड़ी सेल होगी, जब गाड़ी यहाँ से निकल कर, ज़रा चेंज वाली गाड़ी, दूसरी को डीलर को पहले खड़ी हुई थी वो वाली गाड़ी, ठीक है, ये जब इधर पहुँच जाएगी तो होंडा सेल बुक करेगा इस दिन। अब डीलर के पास फिजिकल पोजेशन तो है लेकिन कंट्रोल नहीं है। होंडा को कहा जा रहा है कि इसके पास कंट्रोल नहीं है। ये कंट्रोल, ये कस्टमर जो नहीं है असल में, तो कंट्रोल तब कस्टमर को ट्रांसफ़र होना है जब कस्टमर के पास गाड़ी पहुंच जानी है, तो इसलिए तुम इस दिन सेल बुक करना, एक्सेप्शन थी। ठीक है, अच्छा, बिल एंड होल्ड भी ज़बानी समझ लो, फिर एग्जाम्पल पढ़ते हैं। बिल एंड होल्ड ये है, वही एग्जाम्पल ही मैं बताता हूँ, फिर वहाँ से पढ़ लेंगे कि आपने साथ वाली फैक्ट्री से एक मशीन बनवाई, वो फैक्ट्री साथ लगी हुई है, पीको फैक्ट्री के साथ ही आप है, वहाँ पे वो मशीनें बनाते हैं पीको फैक्ट्री। आपने अपनी मतलब के लिए कोई एक मशीन बनवाई जिस पे कोई डाइज वगैरह, कोई मोल्ड्स कोई बनाते हैं, आपको डिज़ाइन बनाना था नया अपने प्रोडक्ट का, तो आपने एक मशीन बनवाई, वो मशीन बन गई। अब वो जो मशीन होती है उसके पुर्जे भी बाज़ार से नहीं मिल रहे होते, स्पेशल मशीन बनाते हैं, तो उसके पुर्जे भी साथ ही वो मैन्युफैक्चरर बना के देता है। अब पीको फैक्ट्री में मशीन भी आपकी बन गई, उसके पुर्जे भी बन गए, आप गए, आपने कहा वाह वाह ज़बरदस्त मशीन, बड़ी प्यारी है, तो ऐसा है मशीन में ले जाता हूँ, पुर्जे रखने की मेरे पास अभी जगह नहीं है। तो आप यूँ कर दें पीको वालों का, आप ये पुर्जे अपने पास ही रख लें, अलग करके हमारा डिब्बा रखिएगा, ये मिक्स ना हो। हाँ ठीक है, हम आपको किराया देते रहेंगे इसका, फिलहाल पड़े रहिए, क्योंकि आप हमारे हमसाये में ही हैं,
हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये पुर्जे आपसे आके उठा लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये किक मारनी मोटरसाइकिल में मुंडे ने आके चुक के ले जानी है। अब ये क्या है, अब वो पीको वाले क्या कहेंगे, बिल्कुल जी ठीक है, कोई मसला नहीं, ये रही आपकी मशीन, कंट्रोल आपके पास आ गया, और ये रहे आपके पुर्जे, आपको कंट्रोल हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, ये अब आपके हो गए। हाँ, अब अगली बात है, इसकी हम कस्टोडियन सर्विसेज देंगे तो उसके हम पैसे अलग लेंगे। अब ये क्या सिचुएशन है, ये क्या सिचुएशन है, कस्टमर के पास फिजिकल पोजेशन है नहीं है, हमारे पुर्जे कहाँ पड़े हैं, मशीन तो आ गई, पुर्जे कहाँ पड़े हैं, पीको में, पीको में, तो हमारे पास फिजिकल पोजेशन नहीं है, लेकिन पीको वाले सेल उसी दिन बुक कर लेंगे जिस दिन उन्होंने हमारे हवाले पुर्जे किए। वो जब हमने उनको रखवाया तो वो फिर एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर वो किराया लेंगे और हिफाजत करेंगे। ये असल में कहानी थी, ठीक है ना। तो इंडिकेटर्स क्या हैं, सेलर हैज़ राइट ऑफ पेमेंट, कस्टमर हैज़ लीगल टाइटल एक्सेप्ट सेल ऑन इंस्टॉलमेंट, कस्टमर हैज़ फिजिकल पोजेशन एक्सेप्ट बिल एंड होल्ड। कस्टमर के पास फिजिकल पोजेशन नहीं है लेकिन कंट्रोल कस्टमर का ट्रांसफ़र हो चुका है, वो कस्टमर ने फिर खुद उधर रखवाया है अपनी अमानत सेलर के पास और उसके किराया फिर दे रहा है। कस्टमर के ने रिस्क एंड रिवॉर्ड्स एक्सेप्ट कर लिए और कस्टमर ने एसेट, ये कुछ इंडिकेशंस हैं, ठीक है। चलो बिल एंड होल्ड भी साथ ही पढ़ लिया हमने कि समटाइम्स एंटिटी डज नॉट ट्रांसफर द फिजिकल पोजेशन बट सेल इज रिकॉर्डेड, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट, ठीक है जी। अब ये पढ़ लेना एक बार, बिल्कुल वही वाली बात है जो मैंने शोरूम वाली बताई है आपको। यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि होंडा नहीं है, कोई परवेज़ है, इसको होंडा कर लेना। परवेज़ लिमिटेड जो है वो कार मैन्युफैक्चर करते हैं और वो डीलर्स को देते हैं और फिर अगली कहानी बस उसी तरह से ही है। तो इसको एक दफ़ा बस पढ़ लेना है आपने, ठीक है। ये तो सारा जूस निकला पे ना। मेथड्स ऑफ मेजरिंग ओवर टाइम, ये मैंने यहाँ से नहीं पढ़ाए थे, आपको करवा दिए थे वैसे, ठीक है। प्लीज़ इसको रीड ऑनली कर लीजिएगा एक बार, ज़रूरत तो नहीं है याद करने की, याद रखने की भी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो याद रखवा लिया हुआ मैंने आपको मतलब वैसे ही याद है वो। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वाली बातें की थी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हो गया, प्रेजेंटेशन। अच्छा, प्रेजेंटेशन में ना ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो है कहाँ गया, एंड पे है, ये नहीं करवा दिया था, यहाँ से पढ़ाया नहीं था, तो ये आप पढ़ सकते हैं आप, जब हमने नो कैश नो डिलीवरी वाला काम कर लिया था। यहाँ से पढ़ें आप ज़रा। अ कॉन्ट्रैक्ट माइट रिक्वायर पेमेंट इन एडवांस और अलाउ सप्लायर अ राइट टू एन अमाउंट that is unconditional before it transfer goods or services. No cash no delivery, still unconditional right to receive establish हो जाए तो आपने unconditional right जो है वो डेबिट करके, तो दूसरी तरफ जब चीज़ें नहीं गई तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट की थी ना, ये उसकी बात ही कर रहे हैं। देखें एक बात याद रखिएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है ना, ये आज एक पते की बात बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट के अगेंस्ट, यानी यूं बल्कि यूं कहें कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो है वो डेबिट होगा सिर्फ रेवेन्यू के अगेंस्ट। कॉन्ट्रैक्ट एसेट रेवेन्यू के अलावा किसी और के साथ डेबिट में नहीं आ सकता। जैसे ये कभी नहीं आप देख सकते कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। ये बड़ी अहम बात की है अब्दुल नाफी, बस ब्रेक होने वाली, ठीक है। बहुत ही अहम बात की है मैंने कि कॉन्ट्रैक्ट, आपने नो कैश नो डिलीवरी में कहा था, लेकिन अनकंडीशनल राइट आ गया तो आपने कहा था कि रिसीवेबल डेबिट कर लो, और चूंकि नो कैश तो रिसीवेबल आ गया, नो डिलीवरी तो इसलिए रेवेन्यू नहीं हो सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एसेट कभी भी रेवेन्यू के अलावा किसी और चीज के साथ नहीं आएगा, ये याद रखना, ठीक है। ये अपने पास लिख लो, कॉन्ट्रैक्ट एसेट सिर्फ रेवेन्यू के अगेंस्ट आएगा, ठीक है जी। कहीं पे काम आ ही जाए शायद। अनकंडीशनल, आप समझाऊं, अनकंडीशनल राइट का मतलब है कि आपको पैसे जो रिसीव होने हैं उस पर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, यही अनकंडीशनल राइट है। कंडीशन क्या है, मिसाल के तौर पे ये मार्कर मैंने तुम्हें डिलीवर किया, ये पकड़ो, मैं इसके सेल बुक कर लूँ, मैं बुक कर लूँगा। ये आगे कहता है नहीं सर,
ये इसके पैसे तब मिलेंगे जब लाल वाला मार्कर डिलीवर करेंगे। अब रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कर लिया मैंने, लेकिन कंडीशन उसने लगा दी मेरे रिसीट पर, तो वो फिर मेरा फ़िलहाल कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। जिस दिन दोनों चले गए, जिस दिन लाल मार्कर गया उस दिन फिर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट एसेट ख़त्म करके रिसीवेबल को डेबिट कर लूँगा। अच्छा जी, इन दीज केसेस सप्लायर प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी व्हेन पेमेंट इज मेड और पेमेंट इज ड्यू विच एवर इज अर्लियर। ये ड्यू वाला केस था। पेमेंट तो अगर आ तो गई है, देखो ना, कैश आ गया और डिलीवरी नहीं हुई तो फिर तो वैसे ही आपको पता है पुरानी एंट्री है, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। लेकिन कभी कभी अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो जाता है, लेकिन कोई कैश नहीं, कोई डिलीवरी नहीं, अनकंडीशनल राइट है, तो फिर आप रिसीवर। ये मैंने आपको एंट्रीज करवाई भी थी नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में। याद आ रहा है कुछ? चलो, द कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी इज अ सप्लायर ऑब्लिगेशन ट्रांसफर गुड्स सर्विसेज। ठीक है जी। IFRS अलाउज दैट अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन में बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एसेट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में भी प्रेजेंट। ठीक है जी, वो कह रहा है कि कुछ और नाम इस्तेमाल करने हो तो कर लेना, लेकिन हमने नहीं किए थे। हम क्या करते थे? तो ये एग्जाम्पल आपने कर लेनी है खुद, छोटी सी एग्जाम्पल है, इससे अच्छे सवाल हम कर चुके हैं। चलें जी, अब नमाज की ब्रेक करते हैं। उसके बाद ये बस ले अवे सेल्स, एजेंसी सेल्स और सेल विद राइट टू रिटर्न है। उसके बाद कुछ भी नहीं है। बिल एंड होल्ड पढ़ाना है बस। बिल एंड होल्ड की एक एग्जाम्पल, बाकी सब आता है आपको, बाकी सब पता है आपको। ये पॉइंट्स रिमेंबर आपको कहना है कि रीड ऑनली कर लें, ठीक है ना। तो बस ये 3-4 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इंशाल्लाह नमाज के बाद मिलते हैं। 2:15 बजे क्लास रिज्यूम कर लेंगे, 4:15 तक, फिर 2:10 से 4:10 कर लेते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।